गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों से को बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय को के न्यायाधीश को किस तरह से पद से हटाने की व्यवस्था है 65 वर्ष से पूर्व, यानी महाभियोग के द्वारा। और ये प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, हाई कोर्ट के जजों की भी यही स्थिति है। भारत के अंदर अगर हम देखने की कोशिश करें तो आज तक जो न्यायाधीशों के खिलाफ इस प्रकार की स्थितियां हुई हैं, उनमें मुख्य रूप से एक तरह से 4 न्यायाधीशों के नाम लिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश वी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया, दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया। इसके अलावा हम देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीवी नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया। इसके अलावा कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सोमेंद्र सेन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और इसी तरह पीडी दिनकरन जो कि सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया गया। तो ये हम न्यायाधीशों के नाम हमको उच्च न्यायालय वाले भी ध्यान रखने ज़रूरी हैं, जो कि इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भारत के अंदर लाया गया, जिनमें कुछ ने इस्तीफा दे दिया और कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित ही नहीं हो पाया, क्योंकि बहुमत की स्थितियां ही क्रिएट नहीं हो पाई। इस प्रकार की स्थितियां भारत के अंदर रही हैं। अब अगर अपन देखें कि सर्वोच्च न्यायालय में 3 प्रकार का क्षेत्राधिकार है। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय केंद्र राज्य विवाद, यानी केंद्र व राज्यों के आपसी विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद तथा मौलिक अधिकार को संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर 3 प्रकार की चीज़ों की सुनवाई होती है। केंद्र तथा राज्यों का कोई विवाद हो, 2 या 2 से अधिक राज्यों का कोई आपस के अंदर विवाद हो, अथवा मौलिक अधिकारों के संबंधित कोई मामला होगा, तो उसके मामले के अंदर सर्वोच्च न्यायालय प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई करेगा। दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। यह अनुच्छेद 132, 133, 134 तीनों को कवर करता है। इसमें यह प्रावधान है कि यदि किसी उच्च न्यायालय में कोई व्यक्ति जीते या हारे और वह उससे संतुष्ट न हो, तो वो ऐसी स्थिति के अंदर सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती उस निर्णय को दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रख सकता है, बदल सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। इस प्रकार की स्थितियां हैं। लेकिन यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील करना हर किसी का अधिकार नहीं है। इसके लिए पहले अनुमति लेनी पड़ेगी, या तो उच्च न्यायालय से जिसने निर्णय सुनाया, या सर्वोच्च न्यायालय से लेनी होगी। बिना अनुमति के अपील नहीं की जा सकती। ये अपील किसी दीवानी, फौजदारी या संवैधानिक मामलों में ही की जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से इसमें ध्यान में रखिएगा। तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति कोई कानूनी मामला या कोई सार्वजनिक महत्व का तथ्य या सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श के लिए उसको भेज सकते हैं। अनुच्छेद 143(2) के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपनी राय देगा, पर यह निर्णय नहीं है, राय है, इसलिए बाध्यकारी है भी और नहीं भी है। राष्ट्रपति जब कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में भेजते हैं तो उसे संदर्भ केस कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, उसको संदर्भ केस के नाम से जानता है। जैसे 95 में बाबरी मस्जिद संदर्भ केस भेजा गया। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य नहीं है। बाबरी मस्जिद संदर्भ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श देने से मना कर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि यह भी स्पष्ट है कि राष्ट्रपति भी दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि परामर्श क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है परामर्श देने के लिए, और न ही राष्ट्रपति दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 141 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय या व्यवस्थाएं देश के सभी न्यायालयों पर लागू होंगे, क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था है और एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था है। इसी कारण से इस प्रकार की स्थिति है। कई बार पूछा जाता है अभिलेख न्यायालय क्या होते हैं, तो ये वह न्यायालय होता है जिसके अभिलेखों को साक्ष्य के रूप में यदि कहीं प्रस्तुत किया जाए तो कोई भी उन पर अविश्वास न कर सके। यानी एविडेंस के रूप में जिसके निर्णयों को रखा जाए तो कोई भी उस पर अविश्वास न कर सके। भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ही अभिलेख न्यायालय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। यह स्पष्ट रूप से इसमें ध्यान रखने की बात है। उसके बाद है न्यायिक पुनरावलोकन। ये सर्वोच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत न्यायालय संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक की संवैधानिकता की जांच कर सकता है
और यदि वह संविधान के मूल भावना के विरुद्ध है तो उसे निरस्त कर सकता है। परंतु भारत में न्यायिक सक्रियता अधिक है। न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति उस तरह की नहीं है जिस तरह की अमेरिका के अंदर है। भारत में न्यायिक सक्रियता है, यानी एक्टिविज्म ज़्यादा है, जहाँ पर न्यायालय अपने आधार के ऊपर जनहितकारी चीज़ों को ले सकता है और उसके अंदर अपने निर्णय देने की स्थिति के अंदर आ सकता है। कई इस प्रकार के निर्णय हैं जो कि न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा लिए गए। जैसे अगर अपन देखें, यमुना को साफ़ करने की बात थी, गंगा को साफ़ करने की बात थी, या आगरा के अंदर ताजमहल पीला पड़ रहा था, उस परिप्रेक्ष्य के अंदर बात थी। इस प्रकार की चीज़ें हैं जहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय अपने लेवल पर जनहित के मामलों को अपने आप पेपर की कटिंग को भी आधार बना सकता है या प्रसंज्ञान लेके भी उसको अधिकार एक तरह से निर्णय की स्थिति के अंदर ला सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक तरह से हम एक्टिविज़म के रूप के अंदर देखते हैं। कई मामलों को लेकर इस प्रकार की स्थितियां रही हैं। समय समय पर न्यायालय ने इस प्रकार के निर्णय दिए हैं जो कि जनहितकारी निर्णय कहे जा सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की इस प्रकार की स्थिति नहीं है जिस प्रकार की अमेरिका के अंदर है। ये स्पष्ट रूप से ध्यान में रखिएगा। आज यहाँ तक, बाकी बात कल। थैंक यू सो मच।